सेक्शन 32 क्लास 2। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट्स मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा, सेक्शन 32 जो है ये उन स्टेटमेंट्स को रेलिवेंट बनाता है जहां पे एक इंसान या तो मर गया हो या उसकी प्रेजेंस कोर्ट में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, चाहे वो इतना दूर हो कि वो खुद, जिसको फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी फैक्ट के बारे में, वो खुद कोर्ट में नहीं आ सकता है एट एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और डिले। ठीक है, गर्ज हर वो इंसान जिसे फैक्ट इशू के बारे में पता होगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आ सकता। सेक्शन 32 में यही स्टेटमेंट्स कवर होते हैं। और सेक्शन 32 क्लास 1 में हमने पढ़ा था कि जब किसी इंसान को फैक्ट इन इशू के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज हो लेकिन वो मर जाता है, ठीक है, और मरने से पहले उसने वो स्टेटमेंट किसी और को बताया है, तो वो कोई और जो है वो कोर्ट में उसके बदले एविडेंस दे सकता है। सेक्शन 32 क्लास 2 कवर करता है उन स्टेटमेंट्स को जो एक इंसान ने दिए होंगे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेक्शन 32 क्लास 2 covers all those statements which are made by a person in the ordinary course of business. सेक्शन 32 क्लास 2 उन स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट करार देता है, उन स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट डिक्लेयर करता है जो एक इंसान ने दिए होंगे। वो स्टेटमेंट कब? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और खुसूसन इन पर्टिकुलर जब एक इंसान ने कोई एंट्री की होगी। क्या की होगी? एंट्री किसी बुक में, किसी डायरी में, ठीक है, और वो डायरी में, वो बुक में वो एंट्री करना जो है, इट्स द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मिसाल के तौर पर जब आप फीस भरते हैं यहाँ पे, तो भट्ट साहब जो है वो लेजर में आपका नाम इंक्लूड करता है और कहता है कि इधर साहब ने 10,500 रुपये भरे। ठीक है, दैट मीन्स वहां पे भट्ट साहब क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। किस में? बुक में ना, डॉक्यूमेंट में, किसी डायरी में। और कब करता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ये तरीका जो है, इस काम का तरीका जो है वो यही है। आपको समझ में आ गया? अगर आप किसी दुकानदार से कोई चीज लेते हो उधार लेके, तो वो कहां पे उसको मेंशन करता है? शामन का लेजरी पे। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये इसी तरीके से होता है, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, या अगर किसी इंसान ने कोई एंट्री की होगी, कब? अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में। आपको समझ में आ गया? वो इंसान जो है वो प्रोफेशनल है और उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है ये, उसका पेशा ही है, उसकी ड्यूटी है, उसका पेशा उसे बता रहा है कि आप जो एंट्री करोगे, ठीक है, आपकी ड्यूटी है उसको कहीं पे लिखना, कहीं पे उतारना। आपको समझ में? दैट इज हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। ठीक है, दो चीज। सेक्शन 32 क्लास 2 उन स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट बनाता है तब, पहला मैंने आपको क्या कहा, जब एक इंसान ने कोई एंट्री की होगी किसी बुक में, किसी डायरी में, लेकिन कब? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। तीसरा, एक्नॉलेजमेंट। चाहे वो एक्नॉलेजमेंट उसने रिटन फॉर्म में किया हो या उसके बाद साइन किया होगा। ठीक है, किस लिए? क्योंकि उसने पैसे लिए हैं। जब आप फीस भरते हैं यहां पे, आप क्या लेते हैं यहां से? रिसीट। किस चीज के लिए? फीस के लिए, मनी के लिए। आपको समझ में आ गया? वहां पे कॉलेज का साइन होता है कि नहीं होता? भट्ट साहब का साइन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आपको समझ में आ गया? अब ये रिसीट क्या है? व्हाट इज इट? ये रिसीट क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट। हाँ, आपने भरा, हम तस्दीक कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट मीन तस्दीक करना। हम तस्दीक कर रहे हैं कि आपने फी भरा है, उसके लिए आपको क्या मिलता है? रिसीट मिलता है। आपको समझ में आ गया? तीन चीजें। चौथा, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। जहां पे आपने किसी चीज को एज सिक्योरिटी रखा होगा या कोई भी प्रॉपर्टी आपने किसी और को दी होगी, और आपने जो प्रॉपर्टी किसी और को दी होगी, उसने ली होगी, उसने वो कहां पे मेंशन की होगी? किसी डॉक्यूमेंट में, किसी डायरी में, किसी बुक में। ठीक है, या डेट ऑफ ए लेटर, डेट ऑफ ए लेटर या कोई और डॉक्यूमेंट, खाली लेटर नहीं, कोई और डॉक्यूमेंट भी
और वो डॉक्यूमेंट जो है यूजुअली वो डेटेड होता है, यूजुअली वो डेटेड होता है, रिटन होता है और साइनड होता है। रिटन, डेटेड और साइन। सेक्शन 32 क्लास 2 कहता है कि ये सारी चीजें जो है वो रेलेवेंट मानी जाती है। लेकिन ये सारी एंट्री, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल एंट्रीज, दीज आर ऑल एंट्रीज। यस एंट्री ये गस आसनी डिसीजन सि पाने गमज। जो इंसान मर गया है, जो इंसान मर गया है, ठीक है, उसके साथ ये एंट्री की होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर आपने फी भरा है, ठीक है, और आपने रसीद लिया है बाज़ाब्ता तौर पे। दैट मीन्स यहां पे जो एंट्री हुई थी वो किसके साथ हुई थी? जिसने फी भरा है। लेकिन जिसने फी भरा है उसके बाद वो मर गया है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है दैट विल बी ए रेलेवेंट एविडेंस, दैट विल बी ए रेलेवेंट एविडेंस। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। क्वेश्चन है एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ के मुतालिक, एक इंसान यह डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है, और डायरी में एंट्री की गई थी, डायरी में एंट्री की गई थी। लेकिन एंट्री किसने की थी? एक सर्जन ने, जिसने उस बच्चे को मां की पेट से निकाला था। लेकिन वो सर्जन जो है अब वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब इसने जो एंट्री की थी उसने उस डायरी में की थी, उस बुक में की थी, जो वो रेगुलरली कैप्ट करता है इसी पर्पस के लिए। वो उस बुक में, उस डायरी में खाली आपकी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन नहीं करता है, बल्कि हर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करता है। दैट मीन्स दिस बुक इज रेगुलरली कैप्ट बाय हिम। ठीक है, क्यों क्यों वो इसमें मेंशन करता है? वो बिकॉज इट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या उसने उस एंट्री में स्टेट किया है कि ऑन ए सर्टेन डेट, फलानी डेट पे उसने उस बच्चे की मां को अटेंड किया है जो प्रेग्नेंट थी, जो उसके पास आई थी, एमिस टाइमोस वोतमुत, ठीक है, एंड डिलीवर्ड हर ऑफ ए सन, एम दुत एमिस से बच्चे कड़ित यड़ मज। आपको समझ में आ गया? अब बेस्ट एविडेंस क्या थी? बेस्ट एविडेंस क्या थी? डेट ऑफ बर्थ के मामले में डेट ऑफ बर्थ यहां पे फैक्ट इशू है कि एमिस बच्चा छा यह डेट ऑफ बर्थ किन्ना। बेस्ट एविडेंस क्या? अगर वो सर्जन खुद कोर्ट में आता और कहता कि जैसा मैंने ही ये बच्चा इसकी पेट से निकाला है, इसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है। आपको समझ में आ गया? लेकिन सर्जन का मर गया। अब यहाँ पे बेस्ट एविडेंस क्या है? डायरी, वो एंट्री जो उसने की थी। आपको समझ में आ गया? किसमें? डायरी में, बुक में। बट दैट बुक इज रेगुलरली कैप्ट बाय हिम। किसमें? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो वहां पे वो एंट्री जो है वो रेलेवेंट एविडेंस मानी जाएगी। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से कोर्ट में फैक्ट इशू ये है कि एक इंसान किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर डेट पर ठाया नहीं था। सोहेल सो वो सा फलान दो फलान सिटी में। दिस इज द फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब यहां पे डिसीज डॉक्टर ने जो है, डिसीज डॉक्टर, जो डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है, उसने इसके विजिट को रिकॉर्ड किया है। उसी दिन सोहेल साहब कोलकाता में था और कोलकाता में ये बीमार पड़ गया था और ये एक डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने इसके इस विजिट को अपनी डायरी में मेंशन किया, एंटर किया। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे बेस्ट एविडेंस क्या था? फैक्ट इशू क्या है? व्हाट इज द फैक्ट इशू? पहले दिमाग में रख, क्या सोहेल साहब फलानी डेट पे फलानी सिटी में था या नहीं था? ठीक है, अब यहां पे खाली एक एविडेंस है, वो ये है कि उसी डेट पे ये एक डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर जो है वो दुनिया में नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने उसके विजिट को एंटर किया था, एक एंट्री की थी, ठीक है, अपनी बुक में, अपनी डायरी में, किसी डॉक्यूमेंट में। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्टर जो है वो रेगुलरली कैप्ट करता है। किसमें? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। आपको समझ में आ गया? तो वहां पे वो एंट्री जो है वो रेलेवेंट एविडेंस मानी जाएगी। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पे जो सेक्शन 32 क्लास 2 की जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज जरूरी है वो ये है that the statement should have been made in the ordinary course of business. This is the condition
प्रेसिडेंट दिस इज द नेसेसरी कंडीशन जी यस ये एंट्री गमस आसि ये कर गस आसि गमस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्यों क्योंकि इसी जब एक इंसान इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई एंट्री करता है इससे इस स्टेटमेंट की सच्चाई एश्योर होती है। देखिए जब डॉक्टर ने इसके विजिट को अपनी डायरी में एंटर किया था या उस सर्जन ने उस डेट ऑफ बर्थ को अपनी डायरी में मेंशन किया, क्या उस वक्त डेट ऑफ बर्थ के मुतालिक कोई डिस्प्यूट था जिस वक्त उसने एंट्री की थी? था नहीं था। आपको समझ में आ गया? तो क्या उस डॉक्टर के पास कोई वजह थी? क्या उसके पास कोई रीजन था कि वो गलत डेट ऑफ बर्थ लिखता? ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि जिस वक्त एंट्री हुई थी उस वक्त चूंकि डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ था, तो वहां पे उस इंसान के पास जिसने वो एंट्री की थी कोई रीजन नहीं था उसके पास कि वो वहां पे कोई गलत चीज लिखे। आपको समझ में आ गया? अगर वो एंट्री ऐसा गमस डिस्प्यूट पाता तो यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी है? वो गलत लिख सकता था, वहां पे वो करप्ट भी हो सकता था। आपको समझ में आ गया? इसीलिए उस इंसान ने वो एंट्री इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है। इट एश्योर्स द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, द रिक्वायरमेंट इज दैट द स्टेटमेंट शुड हैव बीन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस so as to assure the truth of the statement। इससे स्टेटमेंट जो है वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि यह सच है, क्योंकि बिफोर एनी कंट्रोवर्सी हैड अराइज, जब भी कोई कंट्रोवर्सी अराइज नहीं हुई होती है, एक इंसान के पास कोई रीजन नहीं होता है कि वो कोई गलत चीज लिखे। किसमें? अपनी प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स में। ठीक है, बिकॉज बिफोर एनी कंट्रोवर्सी about a fact had arisen, a person will have no reason to insert a false thing। किसमें? In his professional books। कोई वजह नहीं थी क्यों गलत लिखा। आपको समझ में आ गया? मेरे बच्चे की फलानी डेट पे फलानी डॉक्टर के पास फलानी हॉस्पिटल में उसकी बर्थ हुई थी, क्या वहां पे वो जो लिखते हैं वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं, क्या उनके पास उस वक्त कोई रीजन होता है गलत चीज लिखने का? क्यों लिखेंगे वो गलत? आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे दो चीजें एसेंशियल है, दो चीजें जरूरी कि येम साथ एंट्री गमस आसे सो गस आसन तम साथ गमस येम साथ न डिस्प्यूट आसे अराइज गुमुत के बिफोर एनी कंट्रोवर्सी हैड अराइज। दूसरा, द एंट्री शुड हैव बीन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो स्टेटमेंट्स मैरिज के रिलेटेड होते हैं, निकाहनामा जब बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से हिंदू में वो भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते होंगे उस वक्त, जैसे हम बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? निकाहनामा। निकाहनामा क्या है? व्हाट इज दैट? ओ दैट्स ए कॉन्ट्रैक्ट। निकाहनामा इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तथ पर आसा लिखित फलान तो हसाव ये गवर सबन का ये मिसित करन बमुतफिक राय मीन्स दुश्मनी पार्टी इन हिज कंसेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई है। ठीक है, इव्ज 3 लाख रुपए बसूरत महर। ठीक है, अब ये क्या है? महर क्या है यहाँ पे? कंसिडरेशन। दैट मीन जब दोनों चीजें हुई है, दोनों पार्टी राजी हुई है, लड़की राजी हुई है, लड़की ने कंसेंट दी है, लड़की ने अपने आप को सौंपा है गवर साहब को, किसके बदले में? इन 3 लाख रुपए के इवज में। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फुलफिल हो गया। अब वहां पर जो मौलवी साहब होगा, क्या उस वक्त उसके पास कोई रीजन होता है कि उस निकाहनामे में वो कोई गलत चीज लिखे? ठीक है, इसीलिए माना जाए, प्रिज्यूम किया जाता है कि जब वो एंट्री हुई है, मैरिज के रिलेटेड हो, चाहे वो बर्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो एडॉप्शन के रिलेटेड हो, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये सच है। इससे इसकी सच्चाई जो है वो एश्योर हो जाती है। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से रिलीजियस प्रीस्ट जो होते हैं, रिलीजियस प्रीस्ट्स, जब ईसाई लोग शादी करते हैं तो अक्सर वो कहां पे करते हैं? चर्च में। आपको समझ में आ गया? तो वहां पे प्रीस्ट जो होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी उनकी है कि वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो पैसा कमाते हैं। आपको समझ में आ गया? या उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी भी हो सकती है, वहां पे वो उस मैरिज के फैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं
ठीक है, क्या उस वक्त उस पृष्ठ के पास कोई गलत चीज लिखने की कोई वजह होगी? नहीं। इसीलिए ये एंट्री जो है ये प्रिज्यूम की जाती है कि ये एंट्री सच है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट जो है ये इस प्रोफेशनल ड्यूटी के बियॉन्ड जाएगा, ये स्टेटमेंट कथ अंदर अंदर घुस रोजू, एक इंसान ने स्टेटमेंट कब दिया होना चाहिए? एक इंसान ने एंट्री कब की होनी चाहिए? अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में। उसकी ड्यूटी है, उसका प्रोफेशन उसे कहता है कि आपको ये एंट्री करनी है, उसकी ड्यूटी है ये। ठीक है, लेकिन अगर उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं होगी और उसने स्टेटमेंट दिया होगा, उस सूरत में वो स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। मैं आपको एक केस बताऊंगा, चैम्बर्स वर्सेस बारकॉस्नी। इस केस में जो क्वेश्चन था, कोर्ट को जो डिसाइड करना था वो ये था दैट वायर ए पर्सन वाज अरेस्टेड, एक इंसान को अरेस्ट कहां पे किया गया था। दिस वाज द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस वाज द फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब यहां पे जो डिसीज्ड ऑफिसर था, ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं डिसीज्ड ऑफिसर। डिसीज्ड ऑफिसर क्यों? एंट्री उसने की होगी। ठीक है, सेक्शन 32 किसके साथ डील करता है? उन तमाम स्टेटमेंट्स के साथ जहां पे एक इंसान की प्रेजेंस कोर्ट में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, एंड डेथ इज वन ऑफ द रीजंस। सेक्शन 32 क्लास 1 में डेथ इज अ रीजन, बट डेथ इज नॉट द ओनली रीजन। आपको समझ में आ गया? यहां पे जो डिसीज्ड ऑफिसर था, डिसीज्ड ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था, एक एंट्री की थी। एंट्री में उसने लिखा था फैक्ट ऑफ अरेस्ट। फैक्ट ऑफ अरेस्ट मीन्स अरेस्ट हुआ था। ठीक है, फैक्ट ऑफ अरेस्ट को उसने मेंशन किया था, हाँ अरेस्ट हुआ था, और उसने टाइम लिखा था, अरेस्ट कितने बजे हुआ था। क्वेश्चन क्या था? what was the question to be decided? Where was the person arrested? अब यहां पे डिसीजड ऑफिसर जो था, डिसीजड ऑफिसर की यहां पे प्रोफेशनल ड्यूटी थी, उसकी ड्यूटी थी कि वो उस फैक्ट को मेंशन करे, एंटर करे। पहली चीज उसने क्या मेंशन की थी? फैक्ट ऑफ अरेस्ट, दूसरी चीज टाइम ऑफ अरेस्ट, तीसरी चीज प्लेस ऑफ अरेस्ट, कि उस इंसान को कहां पे अरेस्ट किया गया था। कोर्ट को क्या डिसाइड करना था? यही प्लेस ऑफ अरेस्ट, कि उस इंसान को अरेस्ट कहां पे किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि उस इंसान का ये स्टेटमेंट जो है, जो उसने लिखा था क्या, प्लेस ऑफ अरेस्ट, दैट इज नॉट रेलिवेंट, दैट इज नॉट रेलिवेंट। आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के बियॉन्ड जाता था, उसकी अथॉरिटी ही नहीं थी, उसको इख्तियार ही नहीं था कि वो प्लेस ऑफ अरेस्ट को मेंशन करे, एंटर करे। आपको समझ में आ गया कि उसकी ड्यूटी जो थी वो खाली ये थी कि वो उस फैक्ट को रिकॉर्ड करे, अरेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, जो उसने किया था। दूसरी चीज टाइम ऑफ अरेस्ट को वो एंटर करे, जो उसने किया था। तीसरी चीज उसने क्या एंटर की थी? प्लेस ऑफ अरेस्ट। वो उसके इख्तियार में ही नहीं था, वो उसकी अथॉरिटी ही नहीं थी। जब उसकी अथॉरिटी ही नहीं थी, उसने फिर भी मेंशन किया था, उसने फिर भी एंटर किया था, तो यहां पे वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी गया। तो कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं है। स्टेटमेंट को एक इंसान द्युतमुत इन द स्कोप ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। ठीक है, दूसरी चीज सेक्शन 32 क्लास 2 के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये फैक्ट जो है वो उस वक्त रिकॉर्ड होना चाहिए, वो स्टेटमेंट उस वक्त रिकॉर्ड हुआ होना चाहिए जिस वक्त उस फैक्ट के बारे में कंट्रोवर्सी अराइज हुई ही नहीं थी। द फैक्ट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बिफोर एनी कंट्रोवर्सी अबाउट इट हैड अराइजन। ठीक है, या डिक्लेरेंट जो है, जिसने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उसके पास कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए किस चीज के लिए? किस फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट करने के लिए। मिसरिप्रेजेंट मीन्स अदल बदल लखन काशिर पार्टी। ये स्टेटमेंट उस इंसान ने उस वक्त दिया होना चाहिए जब उस फैक्ट इन इशू के बारे में अभी कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं। तम सब स्टेटमेंट तिकाज अगर कंट्रोवर्सी खड़ा गमुत तम पत दी स्टेटमेंट, तो उसके पास एक वजह बन जाती है किस चीज के लिए?
इसको मिस रिप्रेजेंट करने के लिए वो पैसे भी ले सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है। उस वक्त उसके पास कोई वजह थी ही नहीं। आपको समझ में आ गया? इट इज नेसेसरी दैट द फैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर द कंट्रोवर्सी अबाउट इट हैड अराइज। ये एंट्री, ये स्टेटमेंट उस वक्त दिया होना चाहिए एक इंसान ने जिस वक्त उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई नहीं थी, या जो उस वक्त दिया होना चाहिए एक डिक्लेरेंट ने वो स्टेटमेंट, वो डिक्लेरेशन उस वक्त दी होनी चाहिए जिस वक्त उसके पास इस फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो है उसके बजाय कुछ और लिखा जाता, अदल बदल होना, अच्छा होना मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश केसेस में भी ये चीज जरूरी है कि जो इंसान इस फैक्ट को रिकॉर्ड करता है ही मस्ट बी अंडर ए ड्यूटी टू रिकॉर्ड इट। दैट मीन्स यह गोस स्टेटमेंट से तुंदे रेलिवेंट ये एंट्री कर्मस इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट मीन इसका मतलब यह है कि जिसको अथॉरिटी होगी, जिसको इख्तियार होगा, वही अगर उसी ने वो स्टेटमेंट दिया होगा, उसी ने वो एंट्री की होगी, उस सूरत में वो रिलेवेंट है। मेरे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, मैं अगर एंट्री करूंगा अभी, क्या वो कोई एविडेंस है? नहीं है। ठीक है, एविडेंस उसी की रेलेवेंट मानी जाएगी जिसकी अथॉरिटी होगी, जिसकी ये प्रोफेशनल ड्यूटी होगी। दिस इज सेक्शन 32 क्लास 2। सेक्शन 32 क्लास 3, स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। एक इंसान ने जब कोई स्टेटमेंट दिया होगा और वो स्टेटमेंट जो है वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, ऐसा स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाता है। हर वो कोई स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाता है। कौन सा स्टेटमेंट? जब वो मेकर, जिसने वो स्टेटमेंट दिया होगा, या तो उसके पिक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा या तो उसके प्रोप्रिएटरी राइट्स के खिलाफ जाएगा, या प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। Such a statement is relevant when it goes either against the pecuniary interest or proprietary interest of the person making it. अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा। हर वो कोई स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाता है जब वो स्टेटमेंट देने वाले के, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट, डिक्लेरेंट, उसके खिलाफ जाएगा। उसके किसके खिलाफ? या तो उसकी पिक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ या तो उसके प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट के खिलाफ। ठीक है। और व्हेन इफ ट्रू, अगर वो सच होगा, अगर वो सच होगा तो उस सूरत में क्या होगा? वो इंसान एक्सपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा। और वुड हैव एक्सपोज्ड हिम, सो हे क्या एक्सपोज गसित आगो सु गस एक्सपोज आगो सो हे क्या एक्सपोज गसित कम खतर? किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए या सूट फॉर डैमेज के लिए। दैट मीन्स या तो वो कोई क्राइम माना जाएगा या तो वो सिविल रॉन्ग माना जाएगा। अगर क्राइम माना जाएगा तो उस सूरत में उसे क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अगर सिविल रॉन्ग होगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा किस चीज के लिए? डैमेजेस के लिए। आपको समझ में आ गया? और जब एक इंसान कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो उस इंसान के या तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा या तो प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, उन डिक्लेरेशंस को हम कहते हैं डिक्लेरेशंस अगेंस्ट इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? डिक्लेरेशंस अगेंस्ट इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे, देयर वाज अ डिसीज्ड मेल मिडवाइफ। यहाँ पे जो मिडवाइफ थी वो मेल थी। अगर सु मर्द कुस तमिस तम साथ मिड हस्बैंड वन क्या तमिस वन मिडवाइफ, मगर तमिस वन मेल मिडवाइफ। क्या वन? मेल मिडवाइफ। अब मेल मिडवाइफ जो थी, अमें बच्चे कोड़मुत काशिर पे अमिस जनान नफरस सेड मज, ठीक है, उसने एंट्री की थी, लेकिन ये मेल मिडवाइफ जो है अब वो मर गया है। तो जो फिक्र अब उसने अपने डे बुक में उस वक्त क्या आसा तम डे बुक कतन आसान तम एंट्री करा, ठीक है, क्या उसे मत मज एंट्री कर्म दैट ही डिलीवर्ड ए वूमेन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सर्टेन डे। फलान दोस पे हसा कोड़ में जनान नफरस अकिस यड़ मज बच, अमिस हसा जाव म्याने अथ बच्चे जामुत काशिर पे, ठीक है, एंड दैट ही हैड बीन पेड फॉर इट, और उसके लिए उसने पैसे भी लिए हैं। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे उसने जो एंट्री की थी वो एंट्री रेलिवेंट मानी गई। किसके लिए?
उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए। यहां पे ये स्टेटमेंट जो है ये क्यों रेलिवेंट है? इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये इसके पिक्यूनरी या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। इसमें इस बेचारे की कोई लालच ही नहीं है। आपको सच्चा माना मिशन पोस्ट दुतमुत क्या माना दैट मीन उसके पिक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ जाता। आपको समझ, वो नहीं कहती है कि मुझे पैसे नहीं मिले, और ना ही वो किसी चीज पे अपना मालिकाना हक जताती है। अब जब वो किसी चीज पे अपना मालिकाना हक जताती ही नहीं है तो वो उसके प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। आपको समझ, अगर वनी गलत आसा, अगर यह साबित गो ये एंट्री गलत कर और साबित हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता, एक्सपोज हो जाती किस चीज के लिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए। अगर वो क्राइम होगा, अगर न क्राइम आस किया सिविल रॉन्ग आस, तेल एक्सपोज कम खातर डैमेजेस खातर। आपको समझ में आ गया? अब ये स्टेटमेंट जो है दैट ही हैड बीन पेड, वो क्या कह रही है, आई हैव बीन पेड, it was regarded as being against the declarant's interest. Declarant को शेख मस, who is the declarant in this case? इस केस में declarant कौन है, डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, मेल मिडवाइफ, ठीक है। क्या छुना आंसर, I have been paid। कोर्टन दो यह डिक्लेरेंट इंटरेस्ट खिलाफ कर सकता। आपको समझ में आ गया? ठीक है, इस यहाँ पे वो नहीं कहती है कि मुझे पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो यहां पे प्रिजम्पशन क्या है, जब वो कहती है कि मुझे पैसे मिले, वो मेरे पास आई थी, मुझे पैसे भी मिले, वो नहीं कहती है कि मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे पैसे दे दो। वो क्या कह रही है, मुझे पैसे मिले। क्या यहां पे उसकी कोई लालच है? नहीं लालच है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये कि जो है इट इज हिगहम वर्सेस रिडवे। इसी तरह से दूसरे केस में टेलर वर्सेस विथम, TAYLOR, टेलर वर्सेस विथम। ए जो है वो यहां पे डिसीज्ड था, अम पोस दुतमुत बीएस कि ना, वेदर ए हैड लेंट मनी टू बी, लेकिन ए जो है वो मर गया, ए जो है वो यहां पे डिसीज्ड। अब ए जो है उसने एक बुक मेंटेन की थी, बुक में उसने एंट्री की थी और एंट्री में कहा था बी पेड मी 3 months इंटरेस्ट। यह बी अम दुत मे 3 वर्यन 3 रतन सूद। गो वन पोस मे अमिस दुतमुत सह दुत वापस, ब्या गो वन मे पोस दुत सह दुत मे अम सूद समेत। आपको समझ में आ गया? अब ये एंट्री जो है दैट एंट्री वाज फॉलोड बाय फ्यू अदर एंट्रीज। अम पता क्या बदले एंट्री तम तथ मज मेंशन कोर्मुत अबाउट द सेम फैक्ट। व्हाट वाज द फैक्ट हियर? लोन। अच्छा वन लोन, वजुन दिन वन लोन कशर पे, आज डेट तो लोन तो फिक्र तरह। और उस इन एंट्रीज में भी उसने सेम फैक्ट को मेंशन किया। तो कोर्ट ने कहा दैट द एंट्री वाज अगेंस्ट द मेकर, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। ठीक है, ये क्या वन मे हसा पोस रोटमुत सूद समेत, ठीक है, अत मे अमिस का लालच नहीं है, ठीक है। एंड देयरफॉर ऑल द एंट्रीज बिकेम एडमिसिबल। दीज आर द रिलेवेंट एविडेंस बिकॉज इट इज अगेंस्ट द विच इंटरेस्ट, पिक्यूनरी इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इंसान कोई ऐसी डिक्लेरेशन देता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है विच इज अगेंस्ट हिज प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट। आपको समझ में आ गया? वो नहीं कहता, अगेंस्ट, उसके खिलाफ जाता है। जो स्टेटमेंट देता है, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट जो होता है, डिक्लेरेंट जो होता है, उसका वो स्टेटमेंट उसके फेवर में नहीं जाता, उसके अगेंस्ट जाता है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान डिक्लेरेशन देता है, उसकी पोजीशन में कोई मकान है, उसकी तहवील, मालिक नहीं है, उसकी पोजीशन में मकान है। आपको समझ में आ गया? ये क्या शुना दैट आई एम ए टेनेंट टू अनदर, बुशरत मकान में क्या किराएदार, ठीक है। देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस किस फैक्ट की कि ये स्टेटमेंट जो है वो उसके प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। अगर सह वन मकान आस तुहद कहें मगर सह मकान मोन, तो फिक्र तथ सूरत मज रिलेवेंट कह, बिकॉज वाई इट डज नॉट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, ठीक है। यहां पे वो क्या कह रहा है वो बंदा
जो मकान मेरी तहवील में है ये किसी और का है, मैं खाली इसमें किरायादार हूं। दैट मीन्स वो उस मकान पे कोई प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट नहीं जता रहा है, तो उस सूरत में ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानी जाएगी। ठीक है, किस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानी जाए? किस चीज के लिए? कि ये कोई प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट इस मकान पे नहीं जता रहा। आपको समझ में आ गया? देयरफॉर इट इज रेलेवेंट, देयरफॉर इट इज एडमिसिबल। आपको समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इंसान स्टेटमेंट देता है लेकिन वो इंसान मर गया है, ठीक है, डिसीज्ड ऑक्युपायर ऑफ द लैंड, पहले उसकी ऑक्यूपेशन में, ऑक्यूपेशन मीन्स कब्जा, हाँ, उसके कब्जे में कोई लैंड थी, ठीक है, उसके बाद वो मर गया और मरने से पहले उसने स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? कौन सा स्टेटमेंट? दैट द लैंड इज सब्जेक्ट टू अ मॉर्गेज। यो जमीन मेनस कब्जस मन छु या सच गिरवी में तुम। आपको समझ में? आपने इससे पहले भी कहा था मॉर्गेज का एक अहम इंग्रेडिएंट ये है कि जब एक इंसान किसी से कोई कर्जा लेता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक से, ठीक है, आप उसके लिए उसको क्या रखनी पड़ती है? सिक्योरिटी। ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल और इमूवेबल? इमूवेबल। अगर मूवेबल रखेगा तो उसे मॉर्गेज कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? प्लेज। तो समझ में आ गया? प्लेज और मॉर्गेज में यही फर्क है। प्लेज और मॉर्गेज एक सेम है, लेकिन there is only one difference. What is that difference? In mortgage, on the immovable property is kept as security for repayment of debt, while in case of pledge, movable property is kept as security. किस चीज के लिए? For the repayment of. There is only one difference. आपने प्रॉपर्टी लॉ में ये पढ़ा होगा, आपको समझ में आ गया? यहाँ पे वो कहता है कि जो जमीन मेरे कब्जे में है, ये इस जमीन को मैंने गिरवी रखा है, दिस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू mortgage. It is a relevant evidence. क्यों? Because it goes against his proprietary interest. ठीक है। इसी तरह से अब्दुल अजीम मौला वर्सेस इब्राहिम मौला, इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था वो एक लैंडलॉर्ड ने दिया था जो मर गया था। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि मर गया मर गया मर गया? क्योंकि ये स्टेटमेंट तभी रेलेवेंट माना जाएगा जब एक इंसान की प्रेजेंस कोर्ट में पॉसिबल नहीं हो। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट लैंडलॉर्ड ने दिया था लेकिन वो मर गया था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था दैट देयर वाज अ टेनेंट ऑन द लैंड, मेरी जमीन पे एक टेनेंट है, ठीक है, खाली इतना कहा था, देयर वाज अ टेनेंट ऑन माय लैंड। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कोर्ट ने कहा इट गोज अगेंस्ट हिज प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट, इट गोज अगेंस्ट हिज प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट एंड इट वाज हेल्ड एडमिसिबल। तीसरी चीज जो सेक्शन 32 क्लास 3 में है वो ये है, सेक्शन 32 क्लास 3 डिक्लेयर करता है कि वो स्टेटमेंट रेलिवेंट माना जाता है जब वो स्टेटमेंट से वो इंसान, कौन इंसान? जिसने ये स्टेटमेंट दिया होगा, डिक्लेरेंट, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। किस चीज के लिए? या तो किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए या तो सूट फॉर डैमेजेस के लिए। अगर वो इंसान उस स्टेटमेंट की वजह से एक्सपोज हो जाएगा या तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए या तो सूट फॉर डैमेज के लिए, उस सूरत में वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट माने जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देयर वाज अ वुमन, वो अपने लवर को कहती है, लवर आप समझते हैं, वो अपने लवर को कहती है दैट शी हैड विटनेस्ड ए मर्डर, वो मैं वुच मर्डर गसान, पन्निस लवर वनान से मैं वुच मर्डर गसान, ठीक है। उसके बाद वो मर गई, ठीक है, पन्निस लवरस वोनुन तुम, ठीक है। द स्टेटमेंट वाज हेल्ड टू बी रेलिवेंट, द स्टेटमेंट वाज हेल्ड टू बी रेलिवेंट। क्यों? क्योंकि अगर वो जिंदा होती, अगर वो जिंदा होती, ठीक है, तो वो प्रोसिक्यूट हो सकती थी। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? पुलिस को इन्फॉर्म ना करने के लिए। अगर उसने देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो वहां पे वो प्रोसिक्यूट हो सकती थी फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग द पुलिस। आपको समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन वो मर गई, वो जिंदा नहीं है। आपको समझ में आ गया? तो वहां पे स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिसने वो स्टेटमेंट दिया होगा वो एक्सपोज हो सकता था। किस चीज के लिए? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए, या अगर क्राइम नहीं होगा तो डैमेजेस के लिए।
तो उस सूरत में वो स्टेटमेंट रेलिवेंट माना जाएगा। तो हम सुलावर सु लड़के कह कोर्टस में जित जज साहब मान क्या वन कशिर पे अम वो मे मारने ब्रो तिथ कन मे वो कतल गसान ठीक है मगर सह मई पे अगर सह जिंदा सह क्या प्रोसिक्यूट गम चीज खतर फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग द पुलिस। तो खाली इसलिए वो स्टेटमेंट रेलिवेंट माना जाता है बिकॉज इट वुड हैव एक्सपोज्ड द डिक्लेरेंट। डिक्लेरेंट कौन है यहाँ पे? लड़की। इट वुड हैव एक्सपोज्ड द डिक्लेरेंट किस चीज के लिए? फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सूट फॉर डैमेज। क्लियर हुआ?